नमस्कार साथियों। देखिए आज हम जो है हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं और लिटरेचर वाले पोर्शन में हम सबसे पहले जो है लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस को पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस है ना, या लिटरेरी टर्म्स, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और लिटरेरी फॉर्म्स का मतलब क्या होता है आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमारे पास पोइट्री है, तो पोइट्री में कोई पोइम जो है एलिजी हो सकती है, कोई पोइम जो है ओड हो सकती है, कोई पोइम जो है लिरिक हो सकती है, कोई पोइम जो है एपिक हो सकती है, कोई पोइम जो है मॉक एपिक हो सकती है, कोई पोइम जो है सोनेट हो सकती है। तो ये जो है ये लिटरेरी फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। और लिटरेरी टर्म जैसे सिमिली, मेटाफोर, अलिट्रेशन है, वो उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिटरेरी फॉर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके जो सिलेबस में जो लिटरेरी फॉर्म्स में जैसे ओड है, एपिक है, सोनेट है, तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो सोनेट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सोनेट में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी जो आपको आगे भी हेल्पफुल रहेंगी। एक तो आप कुछ बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम सोनेट पढ़ रहे हैं, देखिए आपके सिलेबस में जो है फिक्स्ड चीज़ें हैं कि भाई ये 5-6 आइटम्स हैं, आपको ये है कि भाई ये 7-8 लिटरेरी डिवाइसेस हैं, ये जो है 7-8 लिटरेरी टर्म्स हैं या 10-12 लिटरेरी टर्म्स हैं। जब इतना सिलेक्टेड सिलेबस होता है तो हमें उस टर्म से रिलेटेड, उस डिवाइस से रिलेटेड जितनी भी संभव चीज़ें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके जैसे इतने लंबे टाइम से वही सिलेबस चला रहा है, तो अब उनके पास जो है क्वेश्चन भी एक लिमिट हो गई कि कहाँ तक पूछे, फिर वो क्या इधर उधर जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा अभी एग्जाम हुई थी एक, ठीक है ना, उसमें आपने देखा था कि भाई जो क्वेश्चन है 20 स्टूडेंट्स ने कहा कि सर 41 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आए थे, ये क्लर्क वगैरह की कोई एग्जाम हुई थी। तो आप देखिए, तो हो सकता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस हो बिल्कुल भी, लेकिन जैसे मान लो आपको किसी भी चीज़ से ओड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और ओड आपके सिलेबस में एज अ लिटरेरी डिवाइस है, तो वो फिर आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना जाएगा। मान लो आपके सिलेबस में सोनेट है और किसी सोनेट के बारे में पूछ लिया गया, तो वो आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना जाएगा, है ना। तो हम जिन चीज़ों को पढ़ेंगे, सोनेट को पढ़ेंगे, तो सोनेट से और भी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम सारी की सारी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे और आप इनको पढ़ने के बाद आपको कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, जो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जहाँ तक भी एग्जामिनर की अप्रोच हो सकती है वो हम सारी चीज़ों को पूरा कंप्लीट इसको डिटेल में डील कर लेंगे, है ना। तो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ सोनेट का, और सोनेट के बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद हम केवल अभी हम सोनेट के बारे में पढ़ेंगे। भाई सोनेट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, सोनेट जो है कैसे डेवलप हुआ, इंग्लैंड में किस तरीके से सोनेट आया, और फिर किस तरीके से सोनेट जो राइटिंग में चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें हुई, एक बार इसको हल्का सा देखेंगे। फिर सोनेट के जो है हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे, उसके वेरिएशंस देखेंगे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं हम सोनेट का, ठीक है। देखो हम जो है लिटरेरी फॉर्म में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सोनेट, SONNET, सोनेट। ओके, ये पोइट्री का एक फॉर्म है, ठीक है ना। अब सोनेट की यदि बात करें तो सबसे पहले कोई भी आप जितनी भी लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टर्म्स पढ़ें तो आपको उनका ओरिजिन पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सोनेट जो वर्ड है इसका जो ओरिजिन है वो इटालियन वर्ड से हुआ है, ठीक है, ITALIAN, इटालियन वर्ड है, और इटालियन वर्ड है सोनेटो, SONETO, सोनेटो वर्ड से इसका ओरिजिन है। और इस सोनेटो जो वर्ड का मतलब होता है लिटिल साउंड, लिटिल साउंड या सॉन्ग। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये जो टर्म जो है कहाँ से ली गई है, तो इटली से ली गई, क्योंकि सबसे पहले इटली में सोनेट लिखे जाने लगे, तो वहीं से ये टर्म ली गई है, ठीक है ना, सोनेटो। और सोनेटो जो है उसी से सोनेट वर्ड बना है, और सोनेटो का मतलब है लिटिल साउंड और सॉन्ग। ये एक बेसिक बात भाई, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे भाई सोनेट किसे कहते हैं। हमारी जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन होता है कि भाई सोनेट कहते किससे हैं। तो आप पहली बात ये ध्यान रखें, किसी भी यदि पोइम में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो सोनेट हो सकता है, ठीक है। देखो यदि हम सोनेट की बात करें तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स। पहला हो गया ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स। नंबर 2, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर्स। थर्ड वन, उसके अंदर एक राइम स्कीम होनी चाहिए। अब राइम स्कीम जो है उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है ना।
राइम स्कीम जो है उसमें वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे मान लो आपकी जो इटालियन सोनेट है तो उसकी राइम स्कीम अलग होती है, यदि आपका इंग्लिश सोनेट है तो उसकी राइम स्कीम अलग होती है, और यदि मान लो आपका स्पेंसरियन सोनेट है तो उसकी राइम स्कीम अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें जो है किसी पोएम के अंदर है तो उसको आप सोनेट बोलते हो। नंबर 1, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर्स, और थर्ड वन इज राइम स्कीम, ठीक है ना। और राइम स्कीम में मैंने कहा VARIATION वेरिएशन हो सकते हैं, यदि इटालियन सोनेट है तो अलग राइम स्कीम होगी, इंग्लिश सोनेट है तो अलग राइम स्कीम होगी, और स्पेंसरियन सोनेट है तो अलग राइम स्कीम होगी। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है कि भाई हमें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पोएम ऑफ 14 लाइन्स हम 14 लाइन्स गिन लेंगे। अब वो किस किस तरीके से होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारी टर्म आती है रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, तो ये जो टर्म है आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप पोएम पढ़ेंगे, पोइट्री की कोई भी फॉर्म पढ़ेंगे, चाहे आप एलिजी पढ़ें तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, एपिक पढ़ें तो ज़रूरत पड़ेगी, कपलेट कुछ भी यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये मीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मीटर क्या होता है, तो ये टर्म है आयम्बिक पेंटामीटर। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, एक बार आप समझ लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बहुत ही सिंप्लीफाइड करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मीटर क्या होता है। तो देखो हम सबसे पहले आयम्बिक पेंटामीटर पर बात करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि मीटर होता क्या है ना। देखिए सबसे हम पहले मीटर की बात करें, आपको कहीं METRE भी इसकी स्पेलिंग मिल जाएगी, दोनों करेक्ट है, फाइन। देखो मीटर क्या होता है, सबसे पहले हम मीटर की को डिफाइन करें तो मीटर होता है रिदमिक पैटर्न। रिदमिक पैटर्न, मीटर क्या होता है, रिदमिक पैटर्न, और वो क्रिएट किसके द्वारा होता है, क्रिएटेड बाय द स्लैबल्स इन ए वर्स, ऐसे कर सकते हो, इन ए लाइन ऑफ ए वर्स। इन द लाइन्स भी कर सकते हो, एक ही बात है ना। इन द लाइन्स ऑफ ए वर्स यूजिंग द कॉम्बिनेशन of stressed and unstressed। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है मीटर की और इससे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगी। एक बार फिर देखिए, हमने कहा मीटर क्या होता है, मीटर होता है रिदमिक पैटर्न। रिदम मतलब ताल, ठीक है ना। रिदमिक RHYTHMIC, रिदमिक पैटर्न क्रिएटेड बाय द स्लैबल्स, और रिदमिक पैटर्न किसके द्वारा क्रिएट किया था, स्लैबल्स के द्वारा। इन द लाइन्स ऑफ ए, किसमें, इन द लाइन्स ऑफ ए वर्स, किसी भी वर्स, किसी भी कविता की लाइन में, और किसका यूज करते हुए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लेवल। अब देखिए जब हमने फोनेटिक्स पढ़ी थी तो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि स्लैबल क्या होता है, हमने स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को भी पढ़ा था। स्लैबल का मतलब है कि भाई उसमें वाउल साउंड होनी चाहिए, ठीक है ना, और कॉन्सोनेंट साउंड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। एक भी किसी भी वर्ड में जितने वाउल साउंड होंगे उतने ही स्लैबल होंगे, फाइन। और स्ट्रेस अनस्ट्रेस पढ़ा था हमने कि भाई जहां पर आप जो है एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज करते हो वो स्ट्रेस्ड होता है, और जहां एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज नहीं करते हो वो अनस्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ी थी। तो अब एक बार आप देखिए, एक बार फिर डेफिनेशन देखिए आप, रिदमिक पैटर्न क्रिएटेड बाय द स्लैबल्स इन द लाइन्स ऑफ अ वर्ड्स यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। हम कहते हैं कि सोनेट जो है उसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर होता है। इस मतलब कौन सा मीटर होता है, आयम्बिक होता है। कौन सा मीटर होता है, आयम्बिक। अब देखिए मैं आपको एक बार कुछ लाइंस बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही फेमस जो लाइंस हैं वो अलेक्जेंडर पोप की कपलेट का एग्जांपल देता हूं, और जो कपलेट है वो भी आयम्बिक पेंटामीटर्स में लिखा जाता है, तो आपको इसमें आयम्बिक पेंटामीटर्स समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने कहा, मैं कुछ लाइन ले रहा हूं, वी थिंक आवर फादर्स फूल सो वाइस वी ग्रो। नेक्स्ट है, आवर वाइजर सन्स नो डाउट विल थिंक अस सो। आप बहुत आराम से आसानी से समझिए, बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा आपको, ठीक है ना। मैंने कहा वी थिंक आवर फादर्स फूल so wise we grow, our wiser sons no doubt will think us so। मैं एक बार फिर बताता हूं, हमने फोनेटिक्स में भी बात की थी कि ग्रामर में 2 तरीके के वर्ड होते हैं, एक होते हैं कॉन्टेंट वर्ड और एक होता है स्ट्रक्चरल वर्ड।
कंटेंट वर्ड और स्ट्रक्चरल वर्ड। तो दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, नंबर 1 कंटेंट वर्ड, नंबर 2 स्ट्रक्चरल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स, एक होता है कंटेंट वर्ड्स और एक होते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड। तो कंटेंट वर्ड्स जो है लिमिटेड है, हम उनको ध्यान रख लें, बाकी के सारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपके नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और मेन वर्ब, ये जो होते हैं कंटेंट वर्ड होते हैं। मेन वर्ब, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चरल वर्ड होगा, ठीक है। आई रिपीट, कंटेंट वर्ड कौन कौन से होते हैं, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है और मेन वर्ब होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सारे वर्ड्स हैं रिमेनिंग जो है वो स्ट्रक्चरल वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। रिमेनिंग जो है स्ट्रक्चरल वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इंग्लिश का एक प्रिंसिपल है कि जनरली कंटेंट वर्ड जो है उन पर स्ट्रेस होता है। कंटेंट वर्ड जो है उन पर स्ट्रेस होता है, मतलब कंटेंट वर्ड को थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ जो है हम बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ ब्रेथ का यूज़ करते हैं। फाइन, आई रिपीट, ग्रामर में दो तरीके के वर्ड हैं, एक है कंटेंट वर्ड और एक है स्ट्रक्चरल वर्ड। नाउन, वर्ब, वर्ब मतलब मेन वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब कंटेंट वर्ड की कैटेगरी में आते हैं, बाकी के सारे स्ट्रक्चरल कैटेगरी में आते हैं। कंटेंट वर्ड जनरली क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, मतलब उन पर स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब हम इस जो हमारी जो लाइन दे रखी है हमने अलेक्जेंडर पोप की लाइन, जिसमें जो कि हेरोइक कपलेट में लिखी है, तो हम इसको जो है इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है, हम यदि इसमें देखें, यदि फर्स्ट को हम देखें, देखिए हमने कहा वी, ठीक है। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। देखो, हमने कहा वी। अब वी को देखिए, वी क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन तो किस कैटेगरी में आ रहा है, स्ट्रक्चरल वर्ड की कैटेगरी में, तो अनस्ट्रेस होगा, ठीक है ना। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी स्ट्रेस्ड की बात आएगी, STRESSED, कोई भी यदि मान लो सिलेबल स्ट्रेस्ड है तो स्ट्रेस्ड का साइन होता है ये, इस तरीके से, ये वर्टिकल बार। और अनस्ट्रेस्ड का जो होता है, अनस्ट्रेस्ड का होता है ये, ठीक है। तो जहां पर भी स्ट्रेस्ड होगा तो मैं ये साइन लगाऊंगा वर्टिकल बार, और अनस्ट्रेस्ड होगा तो इस तरीके का साइन लगाऊंगा, ठीक है। तो वी जो है वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो है क्या है, स्ट्रक्चरल वर्ड है, तो अनस्ट्रेस्ड होगा, तो ये हो गया अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। सेकंड, THIN की थिंक जो है वर्ब है, और वर्ब भी कैसी है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है मतलब कंटेंट वर्ड है, और कंटेंट वर्ड है तो क्या है, स्ट्रेस्ड है, ये हो गया स्ट्रेस्ड। फिर देखो OUR, आवर। अब आवर जो वर्ड है वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, इसका मतलब स्ट्रक्चरल वर्ड है, और स्ट्रक्चरल वर्ड है तो कैसा है, अनस्ट्रेस्ड है। अब हम फादर की बात करें तो फादर में दो सिलेबल हैं, देखो एक तो फा और एक द, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, फा और द, ठीक है। जब हम फादर वर्ड पढ़ते हैं तो हमें पता है कि फादर में जो है दो सिलेबल हैं, ठीक है, एक तो फा, आ और दर। तो फादर वर्ड जो है उसमें फर्स्ट सिलेबल पर क्या होता है, स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया, तो फिर ये ऑटोमेटिक अनस्ट्रेस होगा, क्योंकि किसी एक वर्ड में प्राइमरी स्ट्रेस केवल एक ही हो सकता है, तो यहां पर स्ट्रेस है तो ये अनस्ट्रेस हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे फूल। फूल जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कैसा होता है, स्ट्रेस्ड, तो ये हो गया स्ट्रेस्ड। अब देखो सो, अब यहां पर सो जो है किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। सो वाइस वी ग्रो, ठीक है। तो सो किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का, क्योंकि एक नई क्लॉज का निर्माण हुआ है कि वाइस वी ग्रो, और इसको जोड़ने वाला कौन है, सो, तो कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन किस में आ गया, स्ट्रक्चरल वर्ड में, और स्ट्रक्चरल वर्ड अनस्ट्रेस होता है। अगेन वाइज, वाइज जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है इसका मतलब कंटेंट वर्ड है, तो स्ट्रेस हो गया। अगेन देखिए आपका वी प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो अनस्ट्रेस्ड हो गया, और GROW ग्रो फिर मेन वर्ब है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। सेम हम इसको भी एनालिसिस करें तो वही है, आवर प्रोनाउन है तो अनस्ट्रेस है। वाइजर, अब देखो इसमें दो हो गया, वाइजर, तो दो सिलेबल हो गए, तो देखो दो सिलेबल हो गए, तो हमने क्या किया, वाई और जर, तो ये इसको ब्रेक कर दिया। अब जैसे हमने इसको ब्रेक किया तो ये क्या है, वाइजर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पर स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस, यहां पर स्ट्रेस लग जाएगा, तो यहां अनस्ट्रेस।
अगेन सन्स, अब सन्स क्या है, नाउन है, और नाउन क्या है, कंटेंट वर्ड है, तो स्ट्रेस, ठीक है। नो, अब देखो नो किससे पहले, डाउट से पहले आ रहा है, डाउट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो नो क्या हो गया, डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर कैसा होगा, अनस्ट्रेस। डाउट क्या है, डाउट आपका नाउन है, और नाउन है तो स्ट्रेस। अब देखो यहां पर विल थिंक, दो वर्ब हो गई, एक विल हो गई और एक थिंक हो गई, तो विल कैसी हो गई, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई तो अनस्ट्रेस हो गई, और थिंक क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई तो स्ट्रेस हो गई। अस क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, अनस्ट्रेस हो गया। अब सो, सो मतलब ऐसे, जैसे थिंक अस सो, तो ये सो किसके बारे में बता रहा है, थिंक के बारे में बता रहा है कि ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना। तो सो के, ये सो जो है थिंक के बारे में बता रहा है, इसका मतलब वर्ब के बारे में बता रहा है। वर्ब के बारे में बताने वाले कौन होते हैं, एडवर्ब होते हैं, और यदि एडवर्ब है तो किसमें, कंटेंट वर्ड में, और कंटेंट वर्ड है तो क्या हुआ, स्ट्रेस। देखो यहाँ पर सो जो था क्या था, कंजंक्शन था, लेकिन वहां पर सो जो है एडवर्ब था, वहां कंजंक्शन था तो इसलिए हमने अनस्ट्रेस लगाया, और यहां पर ये एडवर्ब था तो स्ट्रेस लगाया, ठीक है। ये अब देखिए, अब आपने देखा कि यहां पर हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है। क्या पैटर्न नजर आ रहा है, देखो एक बार स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, आई एम सॉरी, अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस। सेम इधर देखो, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस और अनस्ट्रेस स्ट्रेस। देखा। अब देखिए हम हमारी डेफिनेशन पे जाते हैं। हमने कहा रिदमिक पैटर्न क्रिएटेड बाय द सिलेबल्स, सिलेबल्स के द्वारा एक रिदम क्रिएट करना। देखो जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेस लगाते हैं तो थोड़ा सा हमारी जो है एनर्जी एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आपने सॉन्ग्स वगैरह में देखा होगा, जैसे कई भी सॉन्ग होते हैं, जैसे आप देखो, जैसे कोई भी सॉन्ग, जैसे कोई भी सॉन्ग ले लो आप, जैसे कोई चीज़ रिपीट होती है, जैसे आपने कोई गाना देखा, आप कहते हो आ रे आ रे आ रे आ रे, तो आपने देखा आ रे आ, तो आपने आ को तो राइज किया और आपने यही रिदम वापस बार बार में रिपीट की ना। ऐसा हो सकता है कि आप रिदम रिपीट नहीं करें, बार बार में अलग अलग चीज़ें यूज़ करें, लेकिन आप जैसे आप कोई गाना का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपने कहा आ रे आ रे आ रे आ, तो आपने क्या किया, आ को तो राइज किया, फिर रे को थोड़ा सा क्या किया, डाउन किया, मतलब आ पर तो आपने स्ट्रेस यूज़ किया, आ रे आ। तो ऐसे ही इसमें हम जब इंग्लिश में भी कोई भी पोएम होती है उसमें भी इसी तरीके का रिदम होता है। आपने जैसे कहा वी थिंक बोला आपने, तो इंग्लिश में बोलने का क्या तरीका है, वी को तो आप हल्का बोलो, वी थिंक आवर फादर्स, इस तरीके से, ठीक है ना। हम बिल्कुल ब्रिटिशर्स की कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से। तो आपने क्या किया, एक रिदम क्रिएट किया, ठीक है। आपने क्या किया, एक रिदमिक पैटर्न बनाया। मीटर क्या होता है, आपने एक रिदमिक पैटर्न बनाया, एक रिदम क्रिएट की, और रिदम किसके द्वारा क्रिएट की, सिलेबल्स के द्वारा, ठीक है ना। आपने यहां पर ये कहा कि देखो एक सिलेबल ये है और एक सिलेबल ये है, क्योंकि एक वाउल साउंड एक सिलेबल, ठीक है ना। तो इन सिलेबल्स के द्वारा आपने रिदम कैसे क्रिएट की कि ये वाला सिलेबल आपका अनस्ट्रेस था और ये स्ट्रेस था, तो आपने कहा वी थिंक आवर फादर्स, ठीक है ना। तो आपने ऐसे रिदम क्रिएट की ना, जैसे अभी आप कर रहे थे आ रे आ रे, ऐसे यदि कोई बिल्कुल अपना जो है कोई पोइट बोलेगा, ब्रिटिशर्स बोलेगा, कोई पोइट इसको रिसाइट करेगा, तो ऐसे ही बोलेगा वी थिंक आवर फादर फूल, ठीक है ना, इस तरीके से बोलेगा, ठीक है ना। तो उनकी मदर टंग है तो वो बहुत इजीली बोल देते हैं। हम हिंदी के गानों को बोल देते हैं, यदि इंग्लिश के गानों को भी हम रिपीट करते हैं तो हम भी उसके रिदम के अकॉर्डिंग गाना गाने लग जाते हैं। मैं मान लो एक तो मैं आपको कोई भी गाना गाऊंगा, जैसे मैंने कहा कि तुझे देखा तो ये जाना, एक तो मैं कहूँ, यदि मैं इसको कहूँ तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो रिदम क्रिएट नहीं हुआ। तो आप किसी भी सॉन्ग के लिए या पोएम के लिए रिदम क्रिएट करना होता है, ठीक है। और रिदम क्रिएट करते वक्त आप ये देखते हैं कि किस लेवल पर आपको राइज करना है, कहाँ पर आपको फॉल करना है, फाइन। तो आपने यही किया। यहाँ पर देखो हम वापस करते हैं कि रिदमिक पैटर्न क्रिएट किया, और रिदमिक पैटर्न किसके द्वारा क्रिएट किया गया, सिलेबल्स के द्वारा। एक सिलेबल स्ट्रेस था, एक अनस्ट्रेस था, या एक अनस्ट्रेस था फिर एक स्ट्रेस था, ठीक है ना। आपने एक रिदमिक पैटर्न क्रिएट किया, सिलेबल्स किस के द्वारा, सिलेबल्स के द्वारा, इन द लाइंस ऑफ अ वर्ड्स, किसी भी कविता की लाइंस में, किसी भी कविता की लाइन में आपने एक रिदमिक पैटर्न क्रिएट किया, और रिदमिक पैटर्न किसके द्वारा क्रिएट हुआ, आपके सिलेबल्स के द्वारा, ठीक है। और फिर वहां पर आपने कैसा कॉम्बिनेशन अपनाया है, कॉम्बिनेशन यूजिंग द कॉम्बिनेशन, आपने कॉम्बिनेशन अपनाया है, और वो कॉम्बिनेशन कैसा है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन है। अब देखो कॉम्बिनेशन से मतलब क्या है, अब यहां समझिए आप, यहां कॉम्बिनेशन से मतलब यह है कि आपने एक
निश्चित रिदम को फॉलो किया है। आपने क्या किया है कि आपने पहले अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, ये इस रिदम को आपने पूरी लाइन में फॉलो किया है। तो आपने एक रिदमिक पैटर्न क्रिएट कर दिया। आपने क्या कर दिया? एक रिदमिक पैटर्न क्रिएट कर दिया, एक रिदम क्रिएट कर दी। और रिदम क्रिएट करने के लिए आपके लिए सिलेबल्स ने आपके लिए ऐसा काम किया, ठीक है। आपने कविता की लाइंस में सिलेबल्स के द्वारा एक रिदमिक पैटर्न क्रिएट कर दिया। और रिदमिक पैटर्न क्रिएट करते वक्त आपने किसका यूज किया? स्ट्रेस्ड लेवल का, अनस्ट्रेस का। आपने पहले अनस्ट्रेस लेवल यूज किया, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। आपकी मर्जी थी, आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस। कैसा भी आपको जैसा भी आपके गाने की डिमांड है, आपकी पोएम की डिमांड है, आपने उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एक पैटर्न को फॉलो किया, एक रिदमिक पैटर्न को फॉलो किया। और ये जो रिदमिक पैटर्न आपने जो फॉलो किया है, जो आपके सिलेबल्स के द्वारा क्रिएट हुआ है, और आपने स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल का यूज किया है, इस रिदमिक पैटर्न को इंग्लिश में मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटर। इसी को हमने कहा क्या बोलते हैं? मीटर। इसी को हमने क्या नाम दिया? मीटर दिया, ठीक है। अब आपको, मुझे लगता है कि मीटर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ये तो पहली कड़ी है ना। आपको मीटर समझ में आ गया। अब ये जो रिदमिक पैटर्न है, अभी हमने देखा था अनस्ट्रेस स्ट्रेस का। हो सकता है ये रिदमिक पैटर्न स्ट्रेस अनस्ट्रेस का हो सकता है कि ये रिदमिक पैटर्न अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस का हो सकता है ये रिदमिक पैटर्न स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस का हो। रिदमिक पैटर्न अलग अलग डिमांड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से हो सकता है। और ये पोइट की इच्छा है, किसी सिंगर की इच्छा है कि वो किस तरीके का रिदमिक पैटर्न अपनाए। तो पोइट्री में ये जो रिदमिक पैटर्न जो हमने बात की, ये जनरली जो है 4 टाइप्स का होता है, 4 तरीके का होता है। फाइन। देखो, एक रिदमिक पैटर्न ऐसा हो सकता है जिसमें कि आप क्या करें कि सबसे पहले अनस्ट्रेस और स्ट्रेस इस तरीके से लाइन में, पूरी लाइन में फॉलो करें। आपने क्या किया? एक पूरी लाइन में इस तरीके का रिदमिक पैटर्न यूज किया है कि पहला सिलेबल अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस है, फिर अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस है। यदि आपने ये वाला रिदमिक पैटर्न फॉलो किया है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसके लिए इंग्लिश में एक टेक्निकल टर्म दी जाती है जिसे बोलते हैं आइएम्बिक। क्या बोलते हैं? आइएम्बिक। IAMBIC। तो ये कौन सा, यदि आपने ये वाला पैटर्न फॉलो किया है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का, मैंने आप साइन बना दी इसलिए आपको मैं लिखने की जरूरत नहीं है। अनस्ट्रेस हो गया और ये स्ट्रेस हो गया। यदि आपने अनस्ट्रेस स्ट्रेस का रिदमिक पैटर्न फॉलो किया है तो आप उसे बोलते हैं आइएम्बिक मीटर। तो वो कौन सा मीटर हो जाता है? आइएम्बिक मीटर हो जाता है। फाइन। नंबर 2, यदि आप इसके ऑपोजिट अपनी पूरी लाइन में कैसा पैटर्न फॉलो करते हैं? स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का। मतलब पहला सिलेबल जो है, आप सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके का यूज करते हो कि पहला सिलेबल स्ट्रेस है और दूसरा अनस्ट्रेस है, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट यूज करते हो। तो उस मीटर को बोलते हैं ट्रोकेइक। उसे क्या बोलते हैं? TROCHAIC, ट्रोकेइक। ठीक है। थर्ड देखो, कई बार ऐसा भी पैटर्न होता है पोइट्री में, वो क्या होता है? अनस्ट्रेस, ठीक है, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। ऐसा भी पैटर्न हो सकता है, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, फिर दोबारा अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस। यदि पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, यदि रिदमिक पैटर्न कैसा हो रहा है कि पहला सिलेबल भी अनस्ट्रेस है, दूसरा सिलेबल भी अनस्ट्रेस है, फिर तीसरा सिलेबल स्ट्रेस है, फिर वही ये रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं डैक्टिलिक। इसे क्या बोलते हो आप? इसे टेक्निकल टर्म में बोलते हैं डैक्टिलिक। फाइन। चौथा केस ये भी हो सकता है कि आपका पहला सिलेबल हो स्ट्रेस्ड और फिर सेकंड एंड थर्ड जो हो वो हो क्या हो? अनस्ट्रेस। ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस। ऐसा रिदमिक पैटर्न भी हो सकता है। और यदि ऐसा रिदमिक पैटर्न है तो इसे बोलते हैं एनापेस्टिक। इसे क्या बोलते हैं? एनापेस्टिक। तो देखो, यदि आपका रिदमिक पैटर्न अनस्ट्रेस स्ट्रेस का है तो आप उसे बोलते हैं आइएम्बिक मीटर। ठीक है। यदि आपका ये पैटर्न जो है स्ट्रेस अनस्ट्रेस का है तो उसे आप ट्रोकेइक बोलते हो। यदि यही अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस का है तो डैक्टिलिक बोलते हो। ठीक है। और यही यदि आपका स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस का है तो आप इसको एनापेस्टिक बोलते हो। तो ये हो गया आइएम्बिक मीटर, ट्रोकेइक मीटर, डैक्टिलिक मीटर और एनापेस्टिक मीटर। ठीक है। और भी होते हैं लेकिन वो आपके काम के नहीं है। ठीक है ना। एक स्ट्रेस को स्पॉन्डी बोलते हैं लेकिन हमारा इनसे काम चल जाएगा। ठीक है ना। फाइन। अब देखो, अब यहां पर ये आपको एक टर्म और समझ लेनी चाहिए जिसे बोलते हैं फुट।
देखो ये सब आपको सोनेट के लिए तो जरूरी है ही, बाकी की आगे जब आप पढ़ोगे ना, जैसे आपने ओड पढ़ा, ठीक है ना, आपने एलजी पढ़ा, कहीं भी टेट्रामीटर आ जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, तो आप सोचोगे टेट्रामीटर क्या है, ठीक है ना, आईएमबी की जगह ट्रोकेइक आ जाएगा तो आपको पता नहीं लगेगा। तो वो सारी चीज़ आपको क्लियर होंगी तो आपको कहीं से कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब फुट क्या होता है, देखो फुट क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। फुट जो है वो स्लैबल्स का ग्रुप होता है, ठीक है ना। देखो आप कह सकते हो ए ग्रुप ऑफ स्लैबल्स क्रिएटिंग ए सिंगल यूनिट ऑफ रिदम। देखो फुट के बारे में देखें, फुट क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्लैबल्स होता है, स्लैबल्स का ग्रुप होता है जो कि एक सिंगल यूनिट का निर्माण करता है। आई रिपीट, फुट क्या होता है, फुट होता है एक ग्रुप ऑफ स्लैबल्स, स्लैबल्स का समूह जो एक सिंगल यूनिट का निर्माण करता है रिदम के अंदर, रिदम के अंदर एक सिंगल यूनिट का निर्माण करता है। आप देखिए, मैं आपको इधर ले जाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने कहा कि ग्रुप ऑफ स्लैबल्स, स्लैबल्स का एक समूह, ठीक है, जो एक सिंगल यूनिट का निर्माण करता है। अब देखो यहां पर मैंने आपको ये जो गोला लगाया है वी थिंक, ये एक यूनिट हो गई, आवर फा ये एक यूनिट हो गई, ये एक यूनिट हो गई, ये एक यूनिट हो गई, एक यूनिट हो गई। ये स्लैबल्स का ग्रुप है जो कि जो रिदम चल रही है ना, इस रिदम में एक यूनिट का निर्माण करता है। यूनिट ऐसी भी हो सकती थी, स्ट्रेस अनस्ट्रेस वाली भी हो सकती थी, कोई सी भी यूनिट हो सकती थी। तो ये जो यूनिट का जो निर्माण हुआ है ये, ठीक है, ये जो स्लैबल्स का समूह है जो एक सिंगल यूनिट का निर्माण करता है। आप कहते हो एक यूनिट ये हो गई, ठीक है, आप कहते हो एक यूनिट ये हो गई, आप कहते हो एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट हो गई। तो ये जो यूनिट का निर्माण करता है, ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ स्लैबल्स, ये स्लैबल्स का समूह जो यूनिट का निर्माण करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसे फुट बोलते हैं। आपने देखा जब हमने एग्जाम्पल देखा कि वी थिंक आवर फादर्स फूल सो वाइस वी ग्रो, आवर वाइजर सन नो डाउट विल थिंक अस सो। जब हमने ये एग्जाम्पल देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर एक यूनिट ये हो गई, दो यूनिट ये हो गई, तीसरी हो गई, चार, पाँच, तो एक लाइन में ऐसी कितनी यूनिट हो गई, 5 यूनिट हो गई, ठीक है। एक लाइन में ऐसी कितनी यूनिट हो गई, 5 यूनिट हो गई। अब 5 यूनिट हो गई तो आप इसको सीधे शब्दों में कह सकते हो इसमें 5 फीट है। एक यूनिट मतलब 1 फुट, 2 यूनिट मतलब 2 फीट, 3 यूनिट्स का मतलब 3 फीट, और 4 यूनिट का मतलब 4 फीट, और 5 का मतलब 5 फीट। तो आप ये कह सकते हो इसमें कितने फुट है, तो आप कहोगे 5 फीट है, ठीक है, क्योंकि एक यूनिट ये हो गई, दो यूनिट। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कई पोएम्स में क्या होता है, किसी पोएम्स की किसी लाइन में 2 ही वर्ड होते हैं, 4 ही वर्ड होते हैं, 4 ही सिलेबल होते हैं, ठीक है ना, तो आप कहोगे भाई 2 यूनिट है। एक है तो एक कहोगे, हो सकता है 5 की जगह 6 हो तो आप कह दोगे 6 यूनिट है। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई। अब हम देखते हैं, देखो हमने कहा फुट क्या होता है, फुट होता है एक ग्रुप ऑफ स्लैबल्स क्रिएटिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ रिदम, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है, मतलब मान लो ये एक यूनिट का निर्माण कर रहा है तो 1 फुट है। यदि 1 फुट है, यदि किसी लाइन में 1 फुट है तो उसे हम बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोनो, सिंगल को बोलते हैं मोनो। ऐसा हो सकता है कि किसी लाइन में केवल 1 ही फुट हो, है ना, कोई छोटी सी लाइन हो। यदि मान लो 2 फीट हैं, मान लो 1 की जगह 2 फीट हैं तो उसे बोलते हैं डाई, उसे क्या बोलते हैं, डाई। और मान लो ऐसा हो कि 3 है, मान लो ऐसा हो 3 फीट है तो उसे बोलते हैं ट्राई। मान लो 4 है तो 4 फीट को बोलते हैं टेट्रा। और मान लो 5 है, 5 फीट को बोलते हैं पेंटा। और मान लो 6 हैं तो 6 फीट तो बोलते हैं हेक्सा। आपको इतना ही जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम आपको स्पेंसिरियन स्टेंजा में जरूर पड़ेगा, हेक्सामीटर जिसको अलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं। इससे ज़्यादा जो है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए। मान लो ये जो यूनिट है, जो स्लैबल्स के द्वारा बनाई गई यूनिट है, जिसे आप फुट बोलते हो, ये फुट जो है एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो इसे मोनो बोल देते हो। ये फुट 2 बार आ रहा है तो आप इसको डाई बोलते हो, 3 को ट्राई बोलते हो, 4 को टेट्रा बोलते हो, 5 को पेंटा बोलते हो, और 6 को हेक्सा बोलते हो। इज इट क्लियर। अब हम वापस पीछे जाते हैं और आयम्बिक पेंटामीटर को अब समझते हैं। देखिए हमने सबसे पहले जब सोनेट के बारे में बात की तो हमने पहली बात की पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की कविता।
कोई दिक्कत नहीं है, 14 लाइंस काउंट कर सकते हो, और वो किस किस तरीके से डिवीजन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड बात हमने कही कि भाई इसके अंदर नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है आयम्बिक पेंटामीटर्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, और सबसे ज़्यादा समझने वाला कॉन्सेप्ट भी है। जब आयम्बिक पेंटामीटर की बात की तो हमने कहा कि भाई इसके अंदर मीटर कौन सा है, तो आपने कहा सर इसमें आयम्बिक मीटर है। अब सोनेट के अंदर इसका मतलब क्या होना चाहिए, आयम्बिक मीटर होना चाहिए। अब आयम्बिक को समझने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि भाई मीटर को समझे, मीटर क्या होता है, तो हमने कहा मीटर क्या होता है, मीटर एक रिदमिक पैटर्न होता है, एक रिदम होती है जो कि किसी भी कविता की लाइन में, ठीक है ना, स्लैबल्स के द्वारा क्रिएट की जाती है। स्लैबल्स के द्वारा क्रिएट की जाती है, मतलब स्लैबल या तो स्ट्रेस होगा या अनस्ट्रेस होगा, ठीक है। तो या तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो स्ट्रेस अनस्ट्रेस का या अनस्ट्रेस स्ट्रेस का, कोई भी जो है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो मैंने कहा यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस, तो मैंने कहा रिदमिक पैटर्न है जो स्लैबल्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है, उसे मीटर कहते हैं। अब ये रिदमिक पैटर्न कई तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से जो है रिदमिक पैटर्न हो सकता है। हमने देखा कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल होते हैं। हमने कहा कि पोएम में कैसे समझते हैं, यदि कंटेंट वर्ड है तो जनरली स्ट्रेस्ड होते हैं, और स्ट्रक्चरल वर्ड होते हैं तो जनरली अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो रिदमिक पैटर्न है कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हमने जब ये हेरोइक कपलेट देखा जो कि आयम्बिक पेंटामीटर्स में लिखा जाता है, तो हमने देखा कि इसका जो रिदमिक पैटर्न कैसा है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस का है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस। तो ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस का जो रिदमिक पैटर्न है उसको आप नाम देते हो आयम्बिक। यदि रिदमिक पैटर्न कैसा है पोएम में, पहले अनस्ट्रेस लेवल है फिर स्ट्रेस लेवल है, तो उसे आप आयम्बिक बोलते हो। यदि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का है तो ट्रॉकिक बोलते हो। यदि अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस का है तो आप उसको डैक्टिलिक बोलते हो, और यदि स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस का है तो उसे एनापेस्टिक बोलते हो, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई इसमें फुट की बात की, तो फुट हमने क्या होता है, एक सिंगल यूनिट को फुट बोलते हैं। स्लैबल्स के द्वारा जो सिंगल यूनिट का निर्माण किया जाता है रिदम में, उसको सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई चीज़ ये एक बार आ गई तो सिंगल यूनिट हो गई, तो ये फुट हो गया। तो मैंने कहा एक बार रिपीट होती है तो उसको मोनो बोलते हैं, 2 बार को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं। तो हमने देखा था कि जब हम ये वाली लाइन देख रहे थे तो इसमें जो पैटर्न है 5 बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5, और पैटर्न कैसा है, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का। तो पहली बात तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के पैटर्न को हमें पता है कि हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के पैटर्न को बोलते हैं आयम्बिक, ये रहा। और ये जो पैटर्न है 5 बार रिपीट हो गया, यदि 5 बार रिपीट हो गया तो पेंटा, तो क्या हो गया, आयम्बिक पेंटामीटर। इसका मतलब आपको ये समझ में आया, यदि कोई भी पोएम सोनेट है तो उस सोनेट की हर लाइन जो है उसमें जो रिदमिक पैटर्न होगा वो अनस्ट्रेस स्ट्रेस का होगा। सबसे पहले स्लैबल अनस्ट्रेस होगा, फिर स्ट्रेस होगा, और ये पैटर्न जो है 5 बार रिपीट होगा एक लाइन में। यानी कि हर लाइन में 10 स्लैबल होंगे, हर लाइन में क्या होंगे, 10 स्लैबल होंगे, और उन स्लैबल्स का पैटर्न होगा अनस्ट्रेस स्ट्रेस का। अबाउट आयम्बिक पेंटामीटर, ओके। अब देखिए हमें क्या समझना है, जैसे कि मान लो ये एक बार रेपिटेशन हुआ इस तरीके से अनस्ट्रेस स्ट्रेस का, तो हम बोलेंगे आयम्बिक मोनोमीटर। मान लो ये आपका 2 टाइम्स रेपिटेशन हो गया, 2 बार हो गया, तो आप बोलोगे आयम्बिक डाईमीटर। 3 बार हो गया तो आयम्बिक ट्राईमीटर। 4 बार हो गया तो आयम्बिक टेट्रामीटर। 5 बार हो गया तो आयम्बिक पेंटामीटर। 6 बार हो गया तो आयम्बिक हेक्सामीटर, ठीक है। सेम यहाँ पर है, यानी कि मान लो आपका कोई रिदमिक पैटर्न इस तरीके का है, किस तरीके का रिदमिक पैटर्न, पहले स्ट्रेस है फिर अनस्ट्रेस है, तो वो जाएगा ट्रॉकिक, एक बार रिपीट ट्रॉकिक मोनोमीटर, 2 बार ट्रॉकिक डाईमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, ठीक है ना, पेंटामीटर। उसी तरीके से मान लो आपका रिदमिक पैटर्न किस तरीके का है कि पहला स्लैबल अनस्ट्रेस है, फिर अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस, ऐसा है। तो यदि एक बार ये रिदमिक पैटर्न रिपीट हुआ है तो यानी कि 1 फुट हो गया, 1 फुट हो गया तो आप कहोगे आयम्बिक डैक्टिलिक मीटर, आप कहोगे आयम्बिक जो है डैक्टिलिक मोनोमीटर। 2 बार रिपीट हुआ तो आप कहोगे डैक्टिलिक डाईमीटर। तो उसी तरीके से इनका जो है अलग अलग तरीके से नाम हो जाएगा, फाइन। हम सोनेट की बात कर रहे हैं तो सोनेट में जो होता है आयम्बिक पेंटामीटर होता है, ओके। तो ये अब आपको आयम्बिक पेंटामीटर समझ में आएगा। पहली कंडीशन 14 लाइंस की पोएम। सेकंड हमने कहा कि भाई वो आयम्बिक पेंटामीटर होना चाहिए। थर्ड हमने कहा कि भाई राइम स्कीम, और राइम स्कीम में जो है वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब पहले तो राइम स्कीम के बारे में हम समझे, राइम स्कीम क्या होता है ना। तो देखो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्कीम का मतलब होता है रेपिटेशन। जब भी हम स्कीम की बात करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, जब हम पोइट्री को कैसे एनालिसिस करते हैं। अभी तो हम सुपरफिशियल बात कर रहे हैं कि राइम स्कीम जो है क्या होता है। तो राइम स्कीम समझने के लिए हमें जो है अलग अलग तरीके के सोनेट्स देखने पड़ेंगे, और सोनेट्स के हिसाब से हम राइम स्कीम समझेंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूं,
देखिए जैसे मान लो हमने कहा जैसे ये आपका सोनेट है, फाइन। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे। देखिए ये हमने जो है एक सोनेट देखा है और ये जो सोनेट है वो शेक्सपियर का सोनेट है, ओके। और अब मैंने आप उसका राइम स्कीम, तो पहले बात आपको राइम स्कीम समझने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राइम स्कीम के वेरिएशंस होते हैं और उन वेरिएशंस के अकॉर्डिंग ही जो है हम सोनेट को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक राइम स्कीम के अकॉर्डिंग हमने सोनेट को कहा कि भाई ये इंग्लिश सोनेट है, एक राइम स्कीम के हिसाब से हमने कहा कि भाई इटालियन सोनेट है, एक राइम स्कीम से के अकॉर्डिंग हमने कहा कि भाई ये स्पेंसरियन सोनेट है। अब देखो ये जो है शेक्सपियर का एक सोनेट है जिसका नाम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। और राइम स्कीम निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको राइम स्कीम निकालने के लिए किसी भी पोइम की लाइन के लास्ट वर्ड को देखना होता है और ये देखना होता है वो लास्ट वर्ड जो है उसकी लास्ट वर्ड की लास्ट जो साउंड है, लास्ट सिलेबल की साउंड क्या है। देखो आपकी ये फर्स्ट लाइन है और फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है डे। सेकेंड लाइन जो है उसका लास्ट वर्ड है टेम्परेट, TEMPERATE। आपकी जो थर्ड लाइन है उसका लास्ट वर्ड है MAY मे और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है DATE डेट, ओके। तो हम पोएम की लाइन देखें तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, रफ विंड डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। अब देखो यदि हम इसको देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डे, तो लास्ट साउंड क्या आ रही है ए, डे। और आप देखिए इसमें भी क्या आ रही है मई, डे मई। तो जो साउंड सिमिलर है तो हमने फर्स्ट को हमने क्या है ए बता दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा ए, क्योंकि इनकी साउंड क्या है सिमिलर है, डे और मई। अब देखो यहां पर ये है टेम्परेट और ये है डेट, ठीक है। मोर सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा टेम्परेट, ठीक है ना। तो देखो TEMPERATE, ठीक है ना, और DAT, तो दोनों की साउंड सिमिलर है, तो इसको हमने क्या दे दिया बी और इसको भी हमने क्या दे दिया बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए शाइन्स, SHINES। नेक्स्ट जो है आपका वर्ड आया DIMM, डिम्ड। नेक्स्ट वर्ड जो आया वो आया DECLINES, डिक्लाइंस। और फिर नेक्स्ट आया आपका अनट्रिम्ड। अब देखिए अब इन वर्ड्स को देखिए हम, तो पहला वर्ड हो गया शाइन्स, दूसरा हो गया डिम्ड, नेक्स्ट है डिक्लाइंस और अनट्रिम्ड। अब देखो यहां पर आप मुझे बताइए कहीं भी ए साउंड आई है क्या, नहीं। टे साउंड आई है क्या, नहीं। इनमें कहीं भी नहीं आई है, तो हमें बी से और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने कहा शाइन्स, जे साउंड आई शाइन्स, ठीक है। यहां पर डिक्लाइंस, तो ये दोनों साउंड सिमिलर है, तो बी के बाद हमने इसको सी दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें डिम्ड और ट्रिम्ड, तो ये डी दे दिया, तो इसको भी क्या हो जाएगा, इसकी लास्ट साउंड क्या है डिम्ड और इसकी क्या हो गई अनट्रिम्ड, तो हमने क्या दे दिया इसको सी डी दे दिया। ये शाइन्स और डिक्लाइंस एक दूसरे से राइम कर रही थी, तो हमने इसको सी दे दिया। डिम्ड और ट्रिम्ड एक दूसरे से राइम कर रही थी, इनको हमने डी दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन है आपकी बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। तो देखो नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका FADE फेड, फिर नेक्स्ट लाइन का वर्ड हो गया OWST ओएस्ट, फिर हो गया SHADE शेड, और फिर हो गया आपका GROWEST ग्रोएस्ट। अब देखो अब आप देखिए यहां पर जो आपके जो साउंड है वो है फेड, एड। कौन सी लास्ट साउंड कर रही है एड, और यहां पर भी देखो शेड, तो एड एड दोनों साउंड मिल रही हैं। तो डी के बाद हमने इसको दे दिया ई, तो ये भी साउंड इससे मिल रही है, ये आ गया ई। इसके बाद नेक्स्ट देखो ओएस्ट और ग्रोएस्ट, तो दोनों की साउंड मिल रही है, इसको एफ दे दिया, तो इसको भी हमने क्या दे देंगे एफ, ओके। तो ये क्या हो गया EF EF, फाइन। अब लास्ट का आपका ये कपलेट बचा, लास्ट में है C और D,
तो सी, एस डबल ई सी और टी एच डबल ई डी, सो सी और डी बड़ी की साउंड आ रही है दोनों में, तो इस फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा लास्ट में सी और एस डबल ई सी और टी एच डबल ई डी को आपने क्या कह दिया, जी, और ये जी, क्योंकि एफ के बाद क्या आता है, जी। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम राइम स्कीम निकालते हैं। तो आपने देखा यदि इसकी राइम स्कीम देखें तो इसकी राइम स्कीम होगी ए बी, सी डी, ई एफ, जी। इसका मतलब यदि कोई भी सोनेट इंग्लिश सोनेट है जिसको आप शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हो, तो उसकी राइम स्कीम जो है ये होगी ए बी, सी डी, ई एफ, जी। तो मतलब कोई सर्टेन राइम स्कीम होती है। आप जो भी सोनेट इस राइम स्कीम के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे तो हम उनको बोल देंगे कि ये इंग्लिश सोनेट है या फिर शेक्सपियरियन सोनेट है। फाइन। अब जैसे हम यदि नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए आप, यदि हम नेक्स्ट सोनेट देखें तो नेक्स्ट सोनेट जो है आपका, ये है आपका मिल्टन का। मिल्टन ने जो सोनेट लिखे थे वो कौन से पैटर्न फॉलो किया था, इटालियन सोनेट, ठीक है ना। वो इटालियन सोनेट उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम राइम स्कीम देखना चाह रहे हैं। आपने एक राइम स्कीम देखी, एक राइम स्कीम आई थी ए बी, सी डी, ई एफ और जी, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके के सोनेट देख रहे हैं, और ये सोनेट जो है वो इटालियन सोनेट है। कौन सा सोनेट है, इटालियन सोनेट, या फिर आप इसको मिल्टॉनिक सोनेट भी बोलते हो, इटालियन या मिल्टॉनिक सोनेट, ओके। क्योंकि ये सोनेट का नाम है आपका व्हेन द असल्ट, आई एम सॉरी, हाँ सही है, मिल्टॉनिक सोनेट, ठीक है ना, जिसका नाम है व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। अब देखिए इसको हम देखें तो पहली लाइन है कैप्टन और कलर और नाइट इन आर्म्स। तो पहला जो वर्ड है वो है ARMS, आर्म्स। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या हो गया, आर्म्स। फिर हो गया आपका CEASE, इसमें SEASE लिख रहा है, इसकी स्पेलिंग एग्जैक्ट स्पेलिंग है सीज, ठीक है ना, या फिर आई एम सॉरी एस, अभी हम इसके हिसाब से लिख लेते हैं ना, SEASE, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका वर्ड प्लीज, उसके बाद आपका वर्ड है HARMS। अब देखो यहां पर फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है आर्म्स, और देखो यहां पर आर्म्स और हार्म्स साउंड मिल रही है, लास्ट की साउंड मैच कर रही है, आर्म्स और हार्म्स। तो इसको हमने ए दे दिया, तो इसको भी ए दे देंगे, ठीक है। ये सीज प्लीज, तो साउंड लास्ट की साउंड मिल रही है, ईज, सीज प्लीज, तो इसको हमने बी दे दिया, तो इसको भी हम बी दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका CHARMS, चार्म्स, फिर है THESE, दीज, फिर है SEAS, सीज, और फिर है WARMS, वार्म्स। अब देखो आपने कहा चार्म्स, तो देखो आपने कहा CHARMS, चार्म्स, और ये चार्म्स और वार्म्स, देखो चार्म्स, वार्म्स, आर्म्स, हार्म्स, तो लास्ट साउंड मिल रही है ना। इसका मतलब ये सब क्या आ जाएंगे, ये भी ए और ये भी ए, क्योंकि देखो वहां पे आर्म्स, हार्म्स, चार्म्स और वार्म्स सबकी साउंड लास्ट साउंड एक जैसी है, आर्म्स आर्म्स, तो वो उसको ए दिया था, तो फिर ये साउंड मिल रही है, राइम कर रही है, तो ए डाल दिया। फिर देखो दीज, सीज, तो देखो सीज प्लीज, ईज आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी भी आ जाएगा। ये भी आपने क्या दे दिया, इसको भी बी दे दिया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है आपका BOWRE, बाउअर। नेक्स्ट वर्ड है SPARE, स्पेयर। फिर है TOWER, टावर, और फिर है AIR, एयर। देखो आपने कहा स्पेयर, सॉरी आपने कहा बाउअर, ठीक है ना, और टावर, तो बाउअर और टावर साउंड मिल रही है। अब देखो आप यहां पे देखो कहीं भी, अब जो आपने कहा बाउअर और फिर आपने कहा टावर, तो ऊपर तो इस तरीके की साउंड आई नहीं थी लास्ट साउंड, तो आपने क्या किया, फिर बी से आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपने इसको क्या दे दिया, सी दे दिया, और फिर टावर भी को सी दे दिया, क्योंकि बाउअर और टावर एक जैसी साउंड से लास्ट। फिर देखो स्पेयर एयर, लास्ट की साउंड एयर, ठीक है, तो ये भी साउंड पहले नहीं आई, तो इसको आपने क्या दे दिया, डी नाम दे दिया, और इसको भी क्या दे दिया आपने, डी दे दिया, ठीक है। आपने क्या दिया, इसको दे दिया सी डी, और इसको दे दिया सी डी। अब देखो अब आगे देखिए आप, नेक्स्ट है POWER, पावर, और नेक्स्ट है BARE, बेयर। देखो अब आप ये देखिए पावर और टावर साउंड मिल रही है, बाउअर और
टावर, लास्ट की साउंड मिल रही है। तो आपने देखो इसको बाउअर को सी दिया तो इसको भी सी दे दिया आपने। तो देखो एयर और आपका स्पेयर, एयर स्पेयर बेयर, लास्ट साउंड मिल रही है एयर एयर। तो जब आपने इसको स्पेयर को डी दिया था इसको भी डी दे दिया, ठीक है। तो अब इसकी सॉनेट की यदि हम राइम स्कीम देखें तो राइम स्कीम क्या आई, ए बी बी ए, क्या आई, ए बी बी ए, फिर दोबारा ए बी बी ए, फिर क्या है आपकी देखो सी डी सी, सी डी सी, ठीक है। आपकी राइम स्कीम क्या हो गई इसकी, ए बी बी ए, सी डी सी, सी डी सी। आपने पहले जो इंग्लिश सॉनेट देखा था उसकी राइम स्कीम थी ए बी, सी डी, ई एफ, जी। अब यहां पर जो आपने मिल्टॉनिक सॉनेट देखा उसकी राइम स्कीम हो गई ए बी ए, सी डी सी, ठीक है। तो ये राइम स्कीम हो सकती है। तो इस तरीके की राइम स्कीम होगी तो आप उसको क्या बोलोगे, इटालियन सॉनेट बोलोगे। फाइन। नेक्स्ट देखो, यदि हम नेक्स्ट पे जाएं तो देखो नेक्स्ट हम एक सॉनेट और ले रहे हैं। देखो ये सॉनेट जो है स्पेंसर का सॉनेट है, ठीक है, SPENSER। और स्पेंसर ने जो सॉनेट्स लिखे थे उनको स्पेंसिरियन सॉनेट बोलते हैं। अब स्पेंसिरियन सॉनेट की देखो राइम स्कीम देखो, आपका जो पहला वर्ड है वो है फायर, FIRE फायर, नेक्स्ट है GREAT ग्रेट, उसके बाद है DESIRE डिजायर, फिर है ENTREAT एंट्रीट। तो देखो ग्रेट, एंट्रीट ये साउंड मिल रही है, फायर, डिजायर ये साउंड मिल रही है। तो इसको आपने ए का, इसको भी ए का, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट जो साउंड है वो है HEAT हीट, फिर है COLD कोल्ड, फिर SWEAT स्वेट और MANIFOLD मैनीफोल्ड, ठीक है। हमने हर लाइन का लास्ट वर्ड लिया। अब देखो हीट, स्वीट, क्या है, हीट, स्वीट। अब देखो ये हीट और हीट और स्वेट है ना, हीट और स्वेट। अब ये देखो यहां पर आपकी देखो ग्रेट, एंट्रीट, लास्ट साउंड मिल रही है टैट है, तो आपने इसको बी दिया था तो यहां पर हीट को भी आप बी देंगे, इसको भी बी देंगे, ठीक है। लास्ट में कहीं डे साउंड आई थी क्या, पहले नहीं आई थी, तो आप फिर बी से आगे बढ़ेंगे तो आपने क्या कर दिया, इसको कोल्ड को सी दे दिया और मैनीफोल्ड को फिर से दे दिया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट है TOLD टोल्ड, फिर है ICE आइस, फिर है COLD कोल्ड और फिर है DEVICE डिवाइस, ओके। अब देखो टोल्ड, कोल्ड ये साउंड पहले भी आ चुकी है, मैनीफोल्ड और कोल्ड। तो आपकी जब लास्ट में साउंड डे आ रही थी तो आप उसको सी नाम दे रहे थे, तो यहां पर भी ये राय इससे मिल रही है, तो कोल्ड को भी सी दे दिया और टोल्ड को भी सी दे दिया। आइस, डिवाइस, ठीक है। अब आप देखो कहीं भी इस तरीके की साउंड आई थी कि लास्ट में से आइस, डिवाइस नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सी के बाद हमने आइस को यदि डी कहा तो डिवाइस को भी हम क्या करेंगे, डी देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद माइंड और काइंड, इसको हम ई और फिर ई। अब देखो यदि हम इसकी राइम स्कीम देखें तो इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी बी ए, आई एम सॉरी ए, इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी, बी सी, सी डी और ये ई, ये राइम स्कीम हो गई। तो आपने देखा कि तीनों सॉनेट्स जो हमने देखे थे उनके एक एक जो मॉडल देखे थे तो सबकी राइम स्कीम अलग अलग थी। पहले सॉनेट जो है आपका इंग्लिश सॉनेट था, हालांकि हम डिटेल में पढ़ेंगे इंग्लिश सॉनेट के बारे में, लेकिन अभी हम राइम स्कीम समझाना चाह रहे हैं इसलिए मैंने आपको बताया। हमने पहले क्या पढ़ा, इंग्लिश सॉनेट पढ़ा। इंग्लिश सॉनेट की जब हमने राइम स्कीम के बारे में देखा तो हमने शेक्सपियर का एक सॉनेट लेके देखा, तो हमने देखा उसकी राइम स्कीम ए बी, सी डी, ई एफ, जी थी। हमने जब मिल्टॉनिक सॉनेट देखा तो हमने देखा कि उसकी राइम स्कीम ए बी ए, सी डी सी थी। हमने जब स्पेंसिलियन सॉनेट देखा तो हमने देखा उसकी राइम स्कीम ए बी सी डी, ई थी। तो इस तरीके से इन राइम स्कीम के अकॉर्डिंग जो है आपके सॉनेट्स जो है उनका डिवीजन किया गया है। आप पहले सॉनेट को बोल देते हो आप भाई इटालियन सॉनेट, उसी का नाम पेट्रार्कल सॉनेट, उसी का नाम मिल्टॉनिक सॉनेट, उसी को आप क्लासिकल सॉनेट बोल देते हो। दूसरा आपका जैसे शेक्सपियरियन सॉनेट या इंग्लिश सॉनेट। थर्ड जो है आपको क्या कहते हो, स्पेंसिलियन सॉनेट, क्योंकि इनकी राइम स्कीम अलग अलग है। तो पहला हो गया ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, दूसरा हो गया रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर्स, थर्ड वन हो गया राइम स्कीम। तो राइम स्कीम ये 3 तरीके की हो सकती है। तो 3 तरीके के हिसाब से हमने 3 तरीके की राइम स्कीम के अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया, उनको सॉनेट्स को 3 पार्ट्स में बांटते हैं आगे, ठीक है। ये तो इसका डिवीजन रहा। ये राइम स्कीम आपको इस तरीके से आप राइम स्कीम निकाल सकते हो। अभी जब हम और इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो राइम स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अब देखिए
अब हम देखें, जैसे हम यदि यहाँ पर ये देखें कि भाई यदि हम सोनेट को देखें कि भाई सोनेट का हम थोड़ा सा देखें कि किस तरीके से वो डेवलप हुआ है, किस तरीके से उसमें चेंजेस आए, तो हम उसके बारे में एक थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ सा देखते हैं, फिर उसके हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पहले आपने देखा कि भाई सोनेट्स जो है सबसे पहले इटली में लिखे जाने लगे, और इटली में ही 13th सेंचुरी में 14th सेंचुरी में पेट्रार्क ने उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। पेट्रार्क जो है उसको उसका वन ऑफ द इनोवेटर्स मानते हैं। भाई पेट्रार्क ने जो है सबसे पहले जो पॉपुलर पर्सन था सोनेट्स के फील्ड में, वो पेट्रार्क था। अब इटली से ये धीरे 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 करके इंग्लैंड तक आने में 16th सेंचुरी में ये इंग्लैंड में आए। ठीक है, यदि सोनेट का हम डेवलपमेंट देखें, यदि हम डेवलपमेंट और सोनेट्स देखें तो हम देखेंगे कि ये जो है 13th सेंचुरी में इटली में, और उसके बाद 16th सेंचुरी में ये सोनेट कहां गए? इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में जो सोनेट्स हैं उनको लाने का जो क्रेडिट है वो दो लोगों को जाता है। एक है टॉमस वायट और अर्ल ऑफ सरी, ये दो लोग हैं, टॉमस वायट एंड अर्ल ऑफ सरी। देखो ये अर्ल जो है, ध्यान रखना, ये एक जो है डेजिग्नेशन है, जैसे सामंत, जैसे हमारे यहाँ सामंत होते हैं, जमींदार होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर पहले अर्ल है, ड्यूक है, ठीक है, इस तरीके के डेजिग्नेशन हुआ करते थे। तो अर्ल एक सरी नाम की जगह का अर्ल, और उसका जो नाम था वो था हेनरी हॉवर्ड। उसका जो नाम था एक्चुअल में क्या था? हेनरी हॉवर्ड। ठीक है ना, तो वो इंग्लिश लिटरेचर में सरी के नाम से पॉपुलर है। ठीक है ना, हम उसको ऐसे बोलते हैं कि वायट एंड सरी। ठीक है ना, तो इंग्लैंड में सोनेट जो है उनको इंट्रोड्यूस कराने का जो कंट्रीब्यूशन है, इंट्रोड्यूस कराने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है वायट एंड सरी को। फाइन, ये जो वायट एंड सरी हैं, इनके सोनेट्स जो है सबसे पहले पब्लिश करने वाला व्यक्ति जो है वो था, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड। एक पर्सन था जिसका नाम था रिचर्ड्स टोटल। ठीक है, उसने, ये एक एंथोलॉजिस्ट था, उसने अपनी एक एंथोलॉजी थी। ये कौन था? एंथोलॉजिस्ट। देखो एंथोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति जो है संग्रह करे, राइटर नहीं है। जैसे देखा कि भाई इस आदमी के सोनेट्स अच्छे हैं, इस आदमी की पोएम्स अच्छी हैं, इसके, तो कुछ राइटर्स की पोएम्स को या सोनेट्स को वो एक अपनी बुक में संग्रह कर ले, उसे बोलते हैं संग्रहकर्ता, यानी एंथोलॉजिस्ट। तो एक रिचर्ड्स टोटल नाम का एक पर्सन था जो कि एंथोलॉजिस्ट था। उसका एक वर्क था जिसका नाम था टोटल्स मिसेलेनी। टोटल्स मिसेलेनी, तो रिचर्ड टोटल नाम था, तो टोटल की मिसेलेनी। मिसेलेनी का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें एक साथ रख दे, बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें एक साथ संग्रह कर लेना, एक साथ रख देना, उसे बोलते हैं मिसेलेनी। ठीक है ना, तो टोटल्स मिसेलेनी जो एक वर्क था ये 1557 में पब्लिश हुआ, और 1557 में जब ये पब्लिश हुआ तो इसके अंदर आपके टॉमस वायट और अर्ल ऑफ सरी जो है उसके सोनेट्स पहली बार पब्लिश हुए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वायट और सरी जो है उसके सोनेट सबसे पहली बार कहां पब्लिश हुए? तो वो किस में हुए? टोटल्स मिसेलेनी में। रिचर्ड्स टोटल नाम का एक एंथोलॉजिस्ट था, उसकी एक एंथोलॉजी थी जिसका नाम था टोटल्स, इंग्लिश लिटरेचर में वो टोटल्स मिसेलेनी के नाम से फेमस है। 1557 में पब्लिश हुई, उसमें वायट और सरी जो है उनके सोनेट्स पब्लिश हुए। उसमें टोटल सोनेट्स जो थे वो 54 थे, उसमें वायट जो है उसके 27 थे, सरी जो है उसके 15 थे, और एक व्यक्ति और था रिचर्ड ग्रीमाल्ड, उसके 3 थे, और कुछ अननोन राइटर थे, और अननोन राइटर जो थे उनके 9 थे। कितने थे? 9। तो इस तरीके से टोटल 54 सोनेट्स जो थे उसके अंदर पब्लिश हुए फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि टोटल्स मिसेलेनी में कितने सोनेट्स। देखो यदि टोटल्स मिसेलेनी में कितनी पोएम्स थी वो अलग बात है, वो 271 है, वो उसमें कुछ पोएम्स भी थी, सोनेट्स थी। हमारा कंसर्न जो है सोनेट पर है, तो टोटल्स मिसेलेनी जो थी उसमें 54 सोनेट्स थे। उसमें जो है सबसे पहली बार
टॉमस वाइट और सरी के सोनेट्स पब्लिश हुए। उसमें वाइट के 27 सोनेट्स थे, सरी के 15 सोनेट थे, एक रिचर्ड ग्रीमल्ड के 3 थे और अननोन राइटर्स के 9 थे। हमें इनसे मतलब नहीं, हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। टोटल्स मिसैलेनी, सबसे पहली बार सोनेट पब्लिश हुए इंग्लैंड में 1557, 54 सोनेट, वाइट 27 एंड सरी 15, दैट्स ऑल। ये हमारे को याद रहना चाहिए, ठीक है। देखो जब 16th सेंचुरी में, जबकि इलिजाबेथन पीरियड था, ठीक है, तो इलिजाबेथन पीरियड जो है उसमें सोनेट्स जो थे उनका सब्जेक्ट मैटर मेनली लव होता था, ठीक है। सोनेट साइकिल्स लिखे जाते थे, सोनेट सीक्वेंस लिखे जाते थे, सोनेट की श्रृंखला जो एक ही उसका सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था। तो उनका जो है मेन सोनेट जब इलिजाबेथन एज में लिखे गए तो प्राइमरीली उनका जो सब्जेक्ट था वो लव था, ठीक है। उसके बाद एक राइटर आया जिसका नाम था जॉन डन। जॉन डन ने सबसे पहली बार रिलीजन को सोनेट्स में इंट्रोड्यूस कराया। तो ही इंट्रोड्यूस्ड रिलीजन इन सोनेट्स। उसने सोनेट्स में किसको इंट्रोड्यूस कराया? रिलीजन को, यानी उसने रिलीजियस सोनेट्स लिखे और उसके सोनेट्स की सीक्वेंस है जिसको होली सोनेट्स बोलते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होली सोनेट्स बोलते हैं, जो कि उसने 1633 में उसकी डेथ के 2 वर्ष बाद पब्लिश हुई। उसकी डेथ हुई जॉन डन की 1631 में और उसकी डेथ के बाद, इसका मतलब ये पोस्टुमसली पब्लिश्ड है। पोस्टुमसली का मतलब आफ्टर डेथ। तो होली सोनेट्स जो टोटल 19 थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले जो हम देखते हैं कि सोनेट्स सबसे पहले इंग्लैंड में सबसे पहली बार पब्लिश टोटल्स मिसैलेनी में। टोटल्स मिसैलेनी क्या है? ये रिचर्ड टोटल नाम का एक एंथोलॉजिस्ट है जिसने कि अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम टोटल्स मिसैलेनी द एंथोलॉजी। उसमें टॉमस वाइट, सरी, रिचर्ड ग्रीमल्ड और अननोन राइटर्स के 9 सोनेट्स थे। टोटल 54 सोनेट्स थे। इलिजाबेथन पीरियड में जो सोनेट्स का था सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोनेट्स, ठीक है ना, वॉज लव। लव के आसपास रहता था। बट डन इंट्रोड्यूस रिलीजन इन सोनेट्स वाइल ही पब्लिश्ड ए सीरीज ऑफ सोनेट्स, होली सोनेट्स। जब उसने सोनेट्स की जो सीरीज है, श्रृंखला, इसका नाम होली सोनेट्स है, वो पब्लिश किया 1633 में। तो उसने सबसे पहली बार सोनेट्स में लव के बाद रिलीजन को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें तो इसके बाद सोनेट में आया मिल्टन। मिल्टन जो है उसने सोनेट्स में पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस कराया। किसको? पॉलिटिक्स को। देखिए अब आप समझिए, मिल्टन जिस पीरियड में था उस पीरियड को मिल्टन जब जिस वक्त था उस पीरियड, वो पीरियड जो है इंग्लैंड में एक सिविल वॉर का पीरियड चल रहा था। ओके, देखिए 1625 में चार्ल्स द फर्स्ट इंग्लैंड का राजा बना। चार्ल्स द फर्स्ट के कुछ इस तरीके से कि उसने डिसीजन लिया, हम उन पर डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वी आर जस्ट स्टडिंग सोनेट। हम सोनेट पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बता रहा हूं। तो उसने कुछ इस तरीके के डिसीजन लिए कि उस वक्त जो है एक 2 पार्ट में इंग्लैंड डिवाइड हो गया एक तरीके से, आप ये मानिए। कुछ लोग जो है डेमोक्रेसी के फेवर में आ गए और कुछ लोग जो है मोनार्की के फेवर में आ गए। कुछ लोग राजा के सपोर्टर थे और कुछ कॉमनवेल्थ मतलब डेमोक्रेसी के फेवर में थे। अब डेमोक्रेसी का जो लीडर था वो था ओलिवर क्रॉमवेल, और मिल्टन जो है ओलिवर क्रॉमवेल का खास दोस्त था। मिल्टन किसके फेवर में था? ओलिवर क्रॉमवेल। इसका मतलब राजा के अगेंस्ट था वो, ठीक है। अब इस तरीके से इंग्लैंड में उस वक्त सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई और 1642 से लेकर 1651 तक इंग्लैंड में 1642 से लेकर 1651 तक जो है क्या रहा? सिविल वॉर की कंडीशन रही। कई बार ऐसा लगता था कि राजा जो है, जो कॉमनवेल्थ जो आर्मी है उस पर अटैक कर देगा, इस तरीके से चलता रहा। अल्टीमेटली फिर 1649 में उसका एग्जीक्यूशन हो गया, उसको फांसी पे चला दिया गया, वो एक अलग हिस्ट्री है। लेकिन आपको जो समझने की बात ये है कि मिल्टन जो है उसने, क्योंकि मिल्टन जो है किससे? ओलिवर क्रॉमवेल से जुड़ा हुआ था, तो वो पॉलिटिक्स का पार्ट था, इसलिए उसने अपने सोनेट्स में पॉलिटिक्स को, राजनीति को इंट्रोड्यूस कराया। मिल्टन के जो सोनेट्स हैं उनको जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है अकेजनल वर्सेस या सोनेट्स। आप कह सकते हो जॉनर ऑफ अकेजनल वर्सेस और सोनेट्स। उसने इंग्लैंड में सबसे पहली बार इस वाले जानर को इंट्रोड्यूस कराया, जानर ऑफ अकेजनल वर्सेस। जानर ऑफ अकेजनल वर्सेस का मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर इवेंट पर, पर्टिकुलर पर्सन पर,
पर्टिकुलर सिचुएशन पर है जो है सोनेट लिख रहा है। ऐसे नहीं सोनेट श्रृंखला लिख रहा है कि लव के ऊपर लिखे जा रहा है, रिलीजन के ऊपर लिखे जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं था। उसने क्या किया, जैसे कि मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात करें उसके सोनेट्स की, जैसे मिल्टन का सोनेट है, अभी हमने देखा था वही देख लेते हैं। व्हेन द असल्ट was intended when the assault was intended to the city, जैसे हमने कहा मिल्टन का सोनेट है when the assault was intended to the city। अब देखो, यानी कि जब शहर पर आक्रमण का इरादा किया गया, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो ओलिवर क्रॉमवेल के फेवर वाले लोग थे, ठीक है ना, और एक राजा के फेवर वाले लोग थे। अब ऐसा लग रहा था कि राजा की जो किंग की जो फोर्सेस हैं उसको पता है कि भाई ये जो ओलिवर क्रॉमवेल के फेवर के वाले लोग हैं, तो किंग की फोर्सेस उन पर अटैक करने वाली थी, और ये बात थी 1642 को, 1642 की बात थी। ऐसा माना जा रहा था कि राजा की जो फोर्सेस हैं, सेनाएं हैं, वो उन लोगों पर अटैक करने वाली है। मिल्टन वॉज वेरी सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि वो पोइट था और वैसे ही उसके अगेंस्ट था, तो मिल्टन को लग रहा था कि मेरे ऊपर भी अटैक होगा। तो उस सिचुएशन में, उस ओकेजन पर, उस इवेंट पर उसने सोनेट लिखा, ऑन द असल्ट वॉज इंटेंडेड टू द सिटी, जब शहर पर आक्रमण का इरादा किया गया, तो उसने उस सिचुएशन पर सोनेट लिखा, तो ओकेजनल सोनेट हो गया, ठीक है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, एक उसका सोनेट है ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमंट, यानी कि पीडमंट पर अभी हुए नरसंहार के ऊपर। देखो एक्चुअली क्या हुआ था, इंग्लैंड में शायद इटली में 1652 या 1654 के अराउंड की बात है कि इटली में क्या हुआ था। इटली में एक जगह है जिसका नाम है पीडमंट। इटली में क्या हुआ, इटली की एक जगह है जिसका नाम है पीडमंट। वहां पर क्या हुआ कि देखो इंग्लैंड में जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। तो प्रोटेस्टेंट के ऊपर कैथोलिक्स ने अत्याचार किया, नरसंहार किया, ठीक है ना, मैसेकर ऑफ प्रोटेस्टेंट बाय कैथोलिक्स। क्या घटना घटित हुई थी वहां पर, MASSACRE, मैसेकर ऑफ प्रोटेस्टेंट्स बाय कैथोलिक्स। कैथोलिक्स जो है, देखो क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसकी एक ब्रांच प्रोटेस्टेंट और एक जो है कैथोलिक्स, ठीक है ना। तो कैथोलिक्स ने क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट के ऊपर अटैक किया, उनका मसेकर किया, हत्या की, बहुत निर्मम हत्या है। तो उस ओकेजन पर उसने क्या लिया, ये सोनेट लिखा कि ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमंट। आपने देखा व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। जैसे देखो यदि हम उसकी बात करें, उसने एक अपना सोनेट लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसने एक अपना सोनेट लिखा है ऑन हिज 23rd बर्थडे। ऑन हिज 23rd बर्थडे। ये सोनेट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज में चलते हैं, इसलिए मैं आपको इनका रेफरेंस भी दे रहा हूं। तो देखो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज 23rd बर्थडे, जब अपने अंधेपन पर, मतलब जब वो अंधा हुआ तो उसके ऊपर उसने लिखा। वो 23 साल का हुआ, ऑन हिज 23rd बर्थडे, तब उस पर लिखा। उसने लिखा ऑन द लेट मैसेकर इन पीडमंट, जब पीडमंट जो इटली में जगह है वहां पर जब प्रोटेस्टेंट के ऊपर कैथोलिक्स ने मैसेकर किया, अत्याचार किए, किलिंग्स की, उस पर लिखा। जब उसको ऐसा लगा कि व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, के चार्ल्स द फर्स्ट जो अटैक करने वाला, तो उसने ओकेजन्स पर लिखे। ऐसे नहीं है कि प्रेम की श्रृंखला लिखी जा रहा है, ओकेजन जो भी इवेंट हुई, सिचुएशन हुई, पर्सन हुआ, उनके ऊपर स्पेसिफिक उसने लिखा। इसलिए उसके सोनेट्स को हम कह सकते हैं जानर ऑफ ओकेजनल वर्सेस, या फिर आप यू कैन से कि मिल्टन इंट्रोड्यूस पॉलिटिक्स इन सोनेट। मिल्टन ने पॉलिटिक्स को सोनेट्स में इंट्रोड्यूस किया। हमने देखा 13th सेंचुरी से इटली में सोनेट, उसके बाद इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में आए। सबसे पहले वाइट एंड सर्री ने जो है इंट्रोड्यूस कराया। टोटल्स मिसलेनी में उनके सोनेट्स पब्लिश हुए। उसके बाद जॉन डन जो है उसने क्या किया, सोनेट्स में क्या किया, रिलीजन को इंट्रोड्यूस कराया। उसने क्या किया, उसने होली सोनेट्स की सीरीज लिखी। उसके बाद जो है आपका मिल्टन आया, ठीक है। डन ने क्या किया, डन ने रिलीजन को इंट्रोड्यूस कराया। फिर मिल्टन आया, मिल्टन ने पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस कराया। मिल्टन के जो सोनेट्स हैं वो ओकेजनल सोनेट्स या ओकेजनल वर्सेस के रूप में जाने जाते हैं। फाइन। अब देखो मिल्टन की डेथ के बाद, ठीक है ना, जब मिल्टन की डेथ हुई तो मिल्टन की डेथ के बाद ऑलमोस्ट फॉर 100 years नो प्रोमिनेंट सोनेट राइटर्स इमर्ज्ड इन इंग्लैंड।
मिल्टन की डेथ के बाद लगभग 100 वर्षों तक कोई भी प्रमुख सोनेटियर इंग्लैंड में नहीं हुआ। इसका मतलब लगभग 100 साल तक सोनेट जो है उनका कुछ भी बोल वाला नहीं रहा। नाउ उसके बाद आया रोमांटिक एज। उसके बाद क्या आया? रोमांटिक एज। रोमांटिक एज 1798 से हम जो है 1832 तक मानते हैं, ठीक है ना। तो इस पीरियड में जो है कुछ सोनेटियर हुए, और वो कौन कौन से थे? जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट सीरीज लिखी, एक जैसे द रिवर डूडन, उसकी एक सोनेट सीरीज का नाम है इक्लियास्टिकल सोनेट, इक्लिजियास्टिकल सोनेट्स। इस तरीके से उसने कुछ सोनेट्स की श्रृंखलाएं लिखी। कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उसने द रिवर डूडन है, इक्लिजियास्टिकल सोनेट्स है, ये सोनेट श्रृंखलाएं लिखी, ठीक है ना, क्योंकि 100 साल तक तो कुछ नहीं लिखा गया। वर्ड्सवर्थ के बाद आप देखो आपका शैली आया, पीबी शैली। उसके बाद जॉन कीट्स है। इन लोगों ने जो है सोनेट्स लिखे। जैसे शैली है, आप शैली का देखेंगे तो शैली के सोनेट ऑजिमेंडियस है, इंग्लैंड इन 1819 है। कीट्स जो है उसके सोनेट्स बहुत ही फेमस हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है ना। ब्राइट स्टार है, उसका बहुत ही फेमस सोनेट है। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमन्स होमर है। इस तरीके से रोमांटिक एज में सोनेट्स आए। रोमांटिक एज के बाद हमारा आता है विक्टोरियन एज। देखो विक्टोरियन एज में दोबारा जो सोनेट सीरीज है वो रीस्टैब्लिश्ड हुई। देखो आपने देखा कि भाई हमने देखा जॉन डन तक सोनेट सीरीज खूब थी। एलिजाबेथन एज में लव से रिलेटेड आपने देखा कि डन ने जो है रिलीजियस सोनेट्स की श्रृंखला लिखी। फिर उसके बाद आपने कहा कि भाई क्या हुआ कि रोमांटिक एज आई। उसके बाद विक्टोरियन एज में दोबारा सोनेट सीरीज जो है रीस्टैब्लिश हुई, और इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो फेमस विक्टोरियन पोइट है उसकी वाइफ है। और ये जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है इसने सोनेट सीरीज लिखी, सोनेट्स फ्रॉम, इसकी सीरीज का नाम है सोनेट्स फ्रॉम। हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में, अभी तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सोनेट्स फ्रॉम पोर्चुगीज, सोनेट फ्रॉम पोर्चुगीज, इसकी ये जो फेमस जो है सीरीज है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से सोनेट सीरीज दोबारा रीस्टैब्लिश हुई। इसके अलावा विक्टोरियन एज में कुछ राइटर्स ऐसे आए जो एक्सपेरिमेंटल थे। एक्सपेरिमेंटल कौन था? एक्सपेरिमेंट करने लगे। जैसे देखो जॉर्ज मेरिडिथ है, उसकी सोनेट सीरीज है मॉडर्न लव। उसकी सोनेट सीरीज का क्या नाम है? मॉडर्न लव। मैंने आपको कहा कि विक्टोरियन एज में एक्सपेरिमेंटल हो गए थे, एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। तो ये जो मॉडर्न लव जो है सोनेट सीरीज है, ये 16 लाइंस के सोनेट्स हैं। इसमें आपको पता है सोनेट में कितनी लाइन होती है? 14, लेकिन इसने क्या है 16 लाइंस के सोनेट्स लिखे, ठीक है। तो ये आपको देखा कि विक्टोरियन एज में हमने पहले देखा कि भाई एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग आई, उसने सोनेट सीरीज जो है रीस्टैब्लिश की। इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट भी होने लगे कि जॉर्ज मेरिडिथ देखा, तो जॉर्ज मेरिडिथ ने आपने देखा कि भाई मॉडर्न लव जो है 16 लाइंस के सोनेट लिखने लगे। उसके बाद एक बहुत ही फेमस है हॉपकिंस, विक्टोरियन एज में हॉपकिंस, क्रियार्ड मैनली हॉपकिंस पूरा नाम है इसका। हॉपकिंस जो है उसने क्या किया, उसने तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने लिखे कर्टल सोनेट्स। उसने क्या लिखे? कर्टल सोनेट्स। और कर्टल सोनेट्स ऐसे सोनेट्स थे जिनमें 10.5 लाइंस थी। ये आपके लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है बातें, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, है ना। उसने 10.5 लाइंस के सोनेट्स लिखे। हालांकि ये जो है आप हॉपकिंस जो है उसने क्या लिखा? कर्टल सोनेट्स लिखे। और कर्टल सोनेट्स में कितनी लाइन्स थी? 10.5 लाइन्स। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए, ठीक है। फिर विक्टोरियन एज के बाद फिर मॉडर्न एज आया। मॉडर्न एज जो है विक्टोरियन एज के बाद क्या आया? मॉडर्न एज आया। तो मॉडर्न एज में हम देखें
तो मॉडर्न एज में एक बहुत ही फेमस आपको नाम ध्यान रखना है सोनेट्स के फील्ड में, जैसे रूपर्ट ब्रूक है, रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक ने भी एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक अलग तरीके के सोनेट्स लिखे जिनको एंटी सोनेट्स बोलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एंटी सोनेट्स क्या होता है जब सोनेट्स के वेरिएशन पढ़ेंगे, अभी हम उस पर नहीं बात करते। फिर मैं आपको जो मेन बात बताना चाह रहा हूँ जो सुपरफिशियल वो है, रूपर्ट ब्रूक जो है अपने वॉर सोनेट्स के रूप के लिए जाना जाता है, वॉर सोनेट्स के लिए। इसने वॉर के ऊपर, युद्ध के ऊपर जो है, युद्ध के सब्जेक्ट मैटर पर इसने 5 सोनेट्स की श्रृंखला लिखी और उन सोनेट्स का नाम भी 1914 है, क्योंकि वो 1914 में ही पब्लिश हुए तो उनको वॉर सोनेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न एज में और भी एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे कि एक रशियन राइटर है जिसका नाम है पुश्किन, अलेक्जेंडर पुश्किन। उसने जो सोनेट्स लिखे वो थे ऑन येगिन, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है, ONEGIN, ऑन येगिन सोनेट्स। अभी ऑन येगिन सोनेट्स में क्या होता है, ऑन येगिन सोनेट्स ऐसे होते हैं, देखो आपको मैंने बताया कि मैंने कहा कि फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। जैसे आपने देखा जॉर्ज मेरेडिथ ने सोनेट्स लिखे की सीरीज लिखी मॉडर्न लव, उसमें कितनी लाइन थी 16। हमने देखा हॉपकिंस ने कर्टल सोनेट लिखे, कितनी लाइन्स थी 10.5 लाइन्स। इसी तरीके से ये जो अलेक्जेंडर पुश्किन है इसने जो है सोनेट्स लिखे, ठीक है ना, और उन सोनेट्स का नाम दिया जाता है ऑन येगिन। क्या दिया जाता है, ऑन येगिन सोनेट्स। ऑन येगिन सोनेट्स में क्या है, हमने देखा कि सोनेट्स जो है उसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है, लेकिन इसमें जो था आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखे गए। ये किस में लिखे गए, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में। ठीक है, इस जो आपका जो अलेक्जेंडर पुश्किन है इसी को फॉलो करने वाला है हमारा विक्रम सेठ, इंडियन राइटर विक्रम सेठ। इस विक्रम सेठ ने एक वर्स नॉवल लिखा है जिसका नाम है द गोल्डन गेट। कौन सा, द गोल्डन गेट। और ये जो गोल्डन गेट है इसमें इसने 590 ऑन येगिन सोनेट्स में लिखी है। ये कितने सोनेट्स, 590 ऑन येगिन सोनेट्स लिखे हैं। इसका मतलब उसके अंदर वर्स नॉवल है वर्स में लिखा गया। ठीक है ना, नॉवल देखो, नॉवल जो है जनरली प्रोज में लिखे जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये एक्सेप्शन है जो कि वर्स फॉर्म में लिखा गया और उसमें उसने 590 ऑन येगिन सोनेट्स लिखे। ठीक है, और ऑन येगिन सोनेट्स जो है उसका इंस्पिरेशन, इमिटेशन उसको कहां से मिला, अलेक्जेंडर पुश्किन से। ठीक है, अलेक्जेंडर पुश्किन ने सबसे पहले ऑन येगिन सोनेट्स लिखे, उनको फॉलो करते हुए विक्रम सेठ जो है उसने अपने वर्स नॉवल जिसका नाम गोल्डन गेट है उसमें ऑन येगिन सोनेट्स लिखे। और ऑन येगिन सोनेट्स में ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि आयम्बिक पेंटामीटर की जगह आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज किया। ठीक है, तो हमने ये देखा थोड़ा सा ब्रीफ में, यदि हम देखें तो हमने ये जब सोनेट की हिस्ट्री देखी तो हमने देखा कि भाई ये जो सोनेट्स है सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमारे सामने नाम आया कि 13th सेंचुरी में इटली में, उसके बाद 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुए। इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराने के लिए वाइट एंड सरी हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो पब्लिश हुए वो रिचर्ड्स टोटल्स की टोटल्स मिसैलिनी में पब्लिश हुए, जिसमें वाइट के जो है हमने देखा कि 27 है, सरी के जो है 15 सोनेट्स है जो हमें ध्यान रखना है। टोटल 54 सोनेट्स है, 1557 में पब्लिश हुई। फिर हमने देखा कि एलिजाबेथन एज में जो है सोनेट्स जो है उसका सब्जेक्ट मैटर लव हुआ करता था, लेकिन जॉन डन ने रिलीजन को इंट्रोड्यूस कराया कब, उसके होली सोनेट्स की सीरीज में, जिसमें कि 19 सोनेट्स है जो मिल्टन की डेथ के 2 साल बाद पब्लिश हुई। उसके बाद हमने डन की डेथ के 2 साल बाद पब्लिश हुई। उसके बाद हम मिल्टन पे आते हैं। मिल्टन ने पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस कराया और मिल्टन जो है उसके सोनेट्स को वो जानर ऑफ अकेजनल सोनेट्स या जानर ऑफ अकेजनल वर्सेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो उसने स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक इवेंट, स्पेसिफिक सिचुएशन पर उसने अपने सोनेट्स लिखे। जैसे मैंने कहा कि व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, उसने 1642 में उस वक्त लिखा जब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद चार्ल्स द फर्स्ट की जो फोर्सेज हैं वो उस पर अटैक करने वाली है। उसने जो है ऑन लेट मैसेकर इन पीडमेंट लिखा बिकॉज ही नोज दैट massacre which was occurred in Italy in Piedmont. Fine. Third one is हमने कहा कि on his blindness, जब उसकी blindness पर उसने ये सोनेट लिखा। उसके बाद हमने कहा कि on his 23rd बर्थडे, तो उसने अपनी 23rd बर्थडे पर ये सोनेट लिखा। ठीक है, तो अकेजनल, जानर ऑफ अकेजनल वर्सेस बोलते हैं इनको। नेक्स्ट यदि हम देखें रोमांटिक एज, फिर रोमांटिक मैंने आपको बताया आफ्टर मिल्टन डेथ नो प्रोमिनेंट सोनेटियर इमर्ज इन इंग्लैंड। ओके, कोई भी सोनेटियर इंग्लैंड में इमर्ज नहीं हुआ। इन रोमांटिक एज द सोनेट्स वर रिवाइव्ड बाय वर्ड्सवर्थ, शेली एंड कीट्स। वर्ड्सवर्थ रोट
रिवर डूडन एंड इक्लीसियास्टिकल सॉनेट्स, ये सॉनेट्स की सीरीज है। इसके बाद शैली ने लिखे, कीट्स ने लिखे सॉनेट्स। और विक्टोरियन एज में जो सॉनेट्स थे वो रीस्टैब्लिश हुए, दोबारा जो है सीरीज स्टार्ट हुई। उसमें सबसे पहले एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का नाम आता है जिसने सॉनेट्स फ्रॉम पोर्चुगीज लिखी। इसके बाद एक्सपेरिमेंट के यदि हम बात करें तो जॉर्ज मेरेडिथ ने मॉडर्न लव जो सॉनेट सीरीज लिखी उसमें 16 लाइन्स के सॉनेट्स लिखे रादर देन सॉनेट्स ऑफ 14 लाइन्स। इसके बाद हॉपकिंस का नंबर आता है। विक्टोरियन एज में हॉपकिंस का नाम बहुत ज्यादा है। कर्टल सॉनेट में उसने 10.5 लाइन्स के सॉनेट्स लिखे जिनको उसने नाम दिया कर्टल सॉनेट्स, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें एक्सपेरिमेंट के रूप में उसके बाद यदि मॉडर्न एज की बात करें तो मॉडर्न एज में रूपर्ट ब्रूक है। तो रूपर्ट ब्रूक के एंटी सॉनेट्स हैं। एंटी सॉनेट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे एंटी सॉनेट्स क्या होता है, क्योंकि पहले एक बार हम इंग्लिश सॉनेट को अच्छी तरह से समझेंगे, जब भी हम एंटी सॉनेट समझेंगे कि भाई इंग्लिश सॉनेट में लास्ट में कपलेट होता है, एंटी सॉनेट में स्टार्टिंग में ही कपलेट आ जाता है। तो आपको अभी इंग्लिश सॉनेट ही हमने पढ़ा नहीं है, अभी तो हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं इसलिए। उसके बाद हमने बात की कि भाई रूपर्ट ब्रूक जो है वॉर सॉनेट्स के लिए भी जाना जाता है, उसने वॉर सॉनेट्स लिखे, एंटी सॉनेट्स लिखे। इसके बाद हमने देखा कि एक रशियन राइटर जो है अलेक्जेंडर पुश्किन, उसने ऑन येगिन सॉनेट्स लिखे। ऑन येगिन सॉनेट्स जो है वो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल है बिकॉज इन दीज टाइप्स ऑफ सॉनेट्स पुश्किन यूज्ड आयम्बिक टेट्रामीटर रादर देन आयम्बिक पेंटामीटर। उसने आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज किया पेंटामीटर की बजाय। और जो विक्रम सेठ जो है जिसने अपना वर्स नॉवल गोल्डन गेट लिखा उसमें उसने ऑन येगिन सॉनेट्स का ही यूज किया। तो ये एक बार आपको सॉनेट के बारे में पता लगा, एलिजाबेथ में क्या हुआ, फिर किसने क्या किया। अब हम इसको जो है शुरुआत से पढ़ेंगे, ठीक है ना। शुरुआत में अब हम इसको सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें सॉनेट्स के डिवीजन वगैरह, उसके पार्ट्स, ठीक है ना, उसका किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।